बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ अपने ओहदे पर रहेंगे या नहीं, ये मामला अब कल 12 बजे तक वाज़ेह हो जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन के हवाले से तहरीक इंसाफ की अपील की समाअत आज हुई। अदालत ने समाअत मुकम्मल करने के बाद फैसला कल तक के लिए महफूज कर लिया है। आज की समाअत में हुआ क्या, इस पर भी एक नज़र डालते हैं। समाअत के दौरान जस्टिस शाह जमील ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट की तशरीह मौजूदा हालात पर होगी। अगर हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि फैसले का इतलाक माजी से होगा तो हम फौरी अहकामात जारी करेंगे। जस्टिस शाह जमील ने कहा कि मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी होता है या नहीं, ये मामला अदालत के सामने नहीं है। हम इलेक्शन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद को देख रहे हैं। हमजा शहबाज के वकील मंसूर आवा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का इतलाक मुस्तकबिल के केसेस पर भी हुआ है, जिस पर जस्टिस शाह जमील का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस फैसले पर नजरसानी करवाएं, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। हम तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला का इतलाक समझते हैं। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने रिमार्क्स दिए कि अब तो पूरे पाकिस्तान को पता चल गया कि हम ये सोचकर बैठे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जो इतलाक है वो माजी से होगा। वेरी इंटरेस्टिंग। अदालत ने केस की समाअत मुकम्मल करते हुए फैसला कल 12 बजे तक महफूज कर लिया है। सो द क्लॉक्स आर टिकिंग। एक बार फिर अहम सवालात गर्दिश कर रहे हैं। उस्मान सईद बसर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। पंजाब के ऊपर आपकी गहरी नज़र है, ज़रा मुझे ये बताएं कि ये जो कोर्ट में भी रिमार्क्स हुए कि खबर फैल गई, एक तासुर बन गया, लेकिन तासुर तो हमने देखा है माजी में भी बना है और ज़रूरी नहीं है कि फ़ैसला उस तासुर के हिसाब से ही आए। दूसरी तरफ इलेक्शन के हवाले से फ़ैसला आता भी है तो परवेज़ इलाही साहब को कामयाब करवाना किस तरह मुमकिन है, क्योंकि नंबर अभी भी आपके पास कम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरिया, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो आज जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ और हम ये प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं तो पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के अंदर एक शदीद किस्म का आईनी बहरान मौजूद है, जिसके अंदर हम ये समझ रहे हैं और इंशाल्लाह जब फैसला आएगा। बस साहब, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही के बाद प्रिया, अभी देखिए, अभी आवाज ठीक हुई थी जी, अब आ रही है। आप कह रहे हैं आईनी बहरान मौजूद है, यकीनन इसीलिए हाई कोर्ट उसके अंदर अब आपको एक्टिव नजर आ रही है। लेकिन क्या आपको लगता है कि परवेज इलाही साहब की कामयाबी मुमकिन है अगर फैसला ये आता है? देखिए फरिया, आज सवाल ये नहीं है कि परवेज इलाही साहब की कामयाबी मुमकिन है कि नहीं। आज सवाल ये है कि पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत ये गैर आईनी लोग जो हैं, पाकिस्तान की कौम इनको किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर रही। हम कहते हैं कि ये गैर आईनी लोग जो पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान के निजाम पे शब खून मार के बैठे हैं, जिनकी पुष्पनाई के ऊपर अमेरिकी झंडा लहरा रहा है, इनको पाकिस्तान के ईवान इक़्तिदार के ऊपर जो कब्जा इन्होंने किया हुआ है, बजोर ताकत किया हुआ है, दोस्त धांधली से, इनको हटाना, इनको पीछे करना मकसूद है ताकि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ हो, पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो। आज देखिए, दुनिया 21वीं सदी के अंदर आगे बढ़ रही है। ठीक है, आपका मौक़िफ़ है, ये नैरेटिव है, दिस इज ऑल गुड। लेकिन सवाल मेरा नंबर गेम के हवाले से इसलिए है कि अगर ये तमाम मामला होता है, इलेक्शन के बाद फिर हमजा शहबाज ही इलेक्ट हो जाते हैं, तो फिर इस एक्सरसाइज का क्या फायदा होगा आपको? फरिया, क्वेश्चन ये है कि अगर इसके बाद हमजा शहबाज ही खुदा न खास्ता इलेक्ट होने की पोजीशन में हो तो ये तो आज के आज रिजाइन करके सुबह दोबारा इलेक्शन करवा दें। मसला ये है कि क्योंकि इनको मालूम है और जो लोग पंजाब की सूरत हाल को जान रहे हैं उनको मालूम है कि इस फैसले के बाद अगर दोबारा रीपोल होता है तो ये साहब जो पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के ऊपर गैर आईनी तौर पर दोस्त और धांधली से बड़ा जमा है, इनका कोई सियासी मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। अगर आ रहा हो, देखिए दो चीजें बड़ी क्लियर हैं। अगर इन सारी अमरीकी बैक पॉलिटिकल जमातों को पता हो कि ये इलेक्शन जीत सकते हैं तो सुबह जनरल इलेक्शन करवा दे, नहीं करवा रहे क्योंकि इनको पता। ओके, ठीक है। सो आपका मौक़िफ़ ये है कि कानून के हवाले से या जो आपका एक पॉलिटिकल नैरेटिव है उस हवाले से ये अहम है और ठीक है, ये बात बड़ी हद तक। राना एहसान अफजल साहब, नंबर गेम में आप लोग क्या अभी भी आगे हैं पंजाब में?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब ये चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हो रहा था तो तब भी ये इलेक्शन से भाग रहे थे और इन्होंने हर लिहाज से उसको डिले करने की कोशिश की। और फिर जिस दिन इलेक्शन हुआ इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी कि लड़ाई झगड़ा हो और ये कोई एक जो है वो ड्रामाई अंदाज जो है वो सूरत इख्तियार हो भी गई, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि हमारी 196 जो है वो हमने वोट्स लेके हमजा शहबाज को चीफ मिनिस्टर इलेक्ट किया। तब जो है वो तशरीह नहीं हुई थी 63A की और वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। अब जो भी फैसला कल आता है, आज अगर इलेक्शन हो जाए, आज भी हमारे पास मेजॉरिटी है। अगर इलीगली, जबकि अब तो प्रोपोर्शन चेंज हो गई है, पंजाब असेंबली में 20 सीटें इनकी कम हो गई हैं डी सीट होने के बाद, तो इनकी वो जो 5 खवातीन जो मखसूस नशिस्तों पे आएंगी अब वो उस तरह नहीं मिलेंगी इनको, क्योंकि प्रोपोर्शन चेंज हो गई है। लेकिन आप एक वक्त के लिए ज्यूम कर लें कि वो 5 भी उनको दे दें तो फिर भी हमारे पास इनसे ज्यादा नंबर्स हैं। और जब 17 जून को, जुलाई को इलेक्शन हो जाएगा, ज़िमनी इलेक्शन हो जाते हैं, तो फिर हमारी और मेजॉरिटी जो है वो स्ट्रेंथन हो जाती है। तो जो मर्जी सूरत हाल हो, हमारे पास कल भी मेजॉरिटी थी, हमारे पास आज भी मेजॉरिटी है और इंशाल्लाह ताला 17 जुलाई के बाद हमारी मेजॉरिटी जो है वो और स्ट्रेंथन हो जाएगी। ओके, जो 17 जुलाई है, 17 जुलाई के हवाले से फैसल करीम कोंडी साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। मुसलसल खदशात का इजहार करी है पीटीआई, कभी किसी के हवाले से कभी किसी के हवाले से, कि धांधली होने जा रही है मुनज़्ज़म तरीके से, प्लान तरीके से, मगर धांधली के इल्ज़ाम माजी में भी लगते रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब, सीनियर मेंबर पीटीआई के, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया है वो उन्होंने पीटीआई पर ही लगा दिया है। सो दैट्स आल्सो अ पॉइंट ऑफ डिबेट। जरा देखिए शाह साहब ने क्या कहा है। मेरे खिलाफ मेरी अपनी पार्टी ने साजिश की और 2018 में मुझे यहां से सूबाई असेंबली का मेंबर हरवाया। किसने? पीटीआई ने। बरमला कह रहा हूं, और खान को भी कहा है, आज पंजाब की ये कैफियत ना होती अगर शाह महमूद यहां से एमपी होता। 217 वालों, जागो जागो, मुझे क्या फर्क पड़ा, मैं तो वजीर खारजा बन गया। फैसल करीम कोंडी साहब, अमेरिका ने भी साजिश की है, उसके बाद आप लोगों ने भी साजिश की है, दीगर और इदारे भी हैं, अब पीटीआई की साजिश भी पता चल गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तो बसरा साहब ही मुझे बताएंगे कि ये साजिश कहीं लंदन से तो नहीं हुई, लेकिन इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। अगर वो कह रहे हैं मेरी पार्टी ने मुझे लाइटर मूड कर रहे हैं, मैं भी इनको लाइटर मूड में, ये भी लाइटर मूड में अमेरिका करते हैं। देखिए, इस मुल्क में इनको पता है कि 2 चीज़ें, इमरान खान को ये समझाया गया है कि लोग अगर अमेरिकन एंटी अमेरिकन अगर आप नारा लगाएं तो लोग जो बड़े जज्बाती हैं निकल आते हैं इस्लाम के नाम के ऊपर, और इस चीज़ के ऊपर लोग काफ़ी, मतलब है कि हम हमारा एक रुझान इस पर भी लोग निकलते हैं। तो उनको कहा कि आप बस ये अमेरिका के ख़िलाफ़ शुरू हो जाएँ। देखें, बिल्कुल साजिश हुई इनके ख़िलाफ़, हमने की है, हमने बिलावल उसमें की। और हम जब कराची से लॉन्ग मार्च रवाना हो रहे थे, हमने कहा था या इस्तीफ़ा दो या अदम एतमाद का सामना करो। इनकी इत्तेहादी जमातें हमारे साथ मिली, हमने अदम एतमाद की तहरीक लेके आए और अदम एतमाद की तहरीक हमने कामयाब की। इनके जो 20 लोगों ने जो इनके ऊपर अदम एतमाद किया, जो आज अपोजिशन में बैठे हुए हैं, जिन्होंने हमेशा अपने आवाम के लिए आवाज़ उठाई, अपने लोगों के हल्कों के लिए आवाज़ उठाई, वो उन्हीं की तरफ से अपोजिशन लीडर भी है, बाकी चीज़ें भी हैं। उनका हमने वोट कॉस्ट नहीं कराया, कोई भी हमने आर्टिकल 63 का जो है उसके ऊपर। लेकिन पंजाब में तो फिर हुआ, और जिसका एक आईनी पुरानी कीमत है। अब बसरा साहब हमें बता रहे हैं कि जी फिर हम यहाँ पर आए। बट एक मिनट जरा रिविजिट करते हैं नेशनल असेंबली। बिल्कुल ठीक आपने कहा, हुआ आईनी तरीके से, लेकिन अगर सिंध हाउस में, और पीपल्स पार्टी टेक्स क्रेडिट फॉर दैट, आप लोगों ने इनके मुनहरिफ अरकान को ना रखा होता, वहाँ पे उनको ना कन्विंस किया होता, उनको प्रेजेंट ना किया होता MQM के सामने, क्योंकि ये बात बताई गई हमें, PMLQ ने भी ये बात बताई, MQM ने भी, कि आगे दिखा दिया गया जी ये लोग मौजूद हैं। तो क्या ये जमातें आती हैं आपके पास? बिल्कुल आती है हमारे। देखें, हमने कभी भी किसी को ये नहीं कहा कि हम आपके साथ हाथ नहीं मिलाना चाहते, आप जो हैं डाकू हैं, आप चोर हैं, आप जो है आपको हम चपरासी नहीं रखेंगे। देखिए, हमने रवादारी की सियासत की है। हमने अपोजिशन के मेंबरान के पास जो है वो हमने उनकी गमी खुशी में शिरकत की है, हमने सब कुछ किया। देखिए, जो वो पॉलिटिकल पार्टीज भी थी, एलाइज को साथ मिलाना, मैं उस पे आ रहा हूँ। देखिए, जब इनके मेंबरान, देखिए इनके मेंबर को साथ मिलाना नहीं, इनके मेंबरान को सिक्योरिटी इशूज था, इनके मेंबरान ने रिक्वेस्ट की थी कि हमें सिक्योरिटी इशू है, आप ऐसा करें, हमें सिंध हाउस में कमरे दें, सिंध हाउस में और कोई कमरे से। आप मुझे ये बताएं कि किससे था सिक्योरिटी इशू? इनको अपने हल्के के लोगों से? नहीं, अपने पार्टी से था।
पार्टी ने क्या करना था? जो भी था उन्होंने कहा कि हम सेफ नहीं है। देखिए आप मुझे बताएं, जब पार्लियामेंट लॉजेस में जिस तरीके से पुलिस ने धावा बोला था और जिस तरीके से उन्होंने MNAs को उठाने की कोशिश की थी और डराने की कोशिश की थी, उसके बाद कौन सेफ था लॉजेस में? स्पीकर उस वक्त के और डिप्टी स्पीकर में इखलाकी जरूरत नहीं थी, एक टके की जरूरत नहीं थी। वो इमरान खान के इतने गुलाम बने हुए थे कि वो एक्शन नहीं ले सकते कि किस हैसियत से पुलिस ने विदाउट एनी आज जाते हैं हाईकोर्ट में कि जिस स्पीकर के कहने के बगैर हमें अरेस्ट न करें, ठीक है, इस्तीफे में दिया है लेकिन स्पीकर को इन्फॉर्म करें हमारे अरेस्ट होने में। उन्होंने उस पर क्या एक्शन लिया स्पीकर कौमी असम्बली ने? अब मुझे बताएं कि उनको अब पिछले दिनों से KPK हाउस भरे हुए पंजाब और सिंध के PTI के मेंबरान से फैमिली समेत आए हुए। क्यों आए हुए हैं? आप जैसे सिंध हाउस में रहे, पंजाब हाउस में रहे, क्यों इधर आपने KP हाउस में रहे हुए हैं? हमने तो सवाल कभी नहीं उठाया, आज मैं पहले दफा सवाल उठा रहा हूँ। लेकिन क्या अब ये कॉमन है? नहीं, मैं पहली दफा सवाल आप बोलो, आपके मेंबर ले लें। मैं पहली दफा सवाल उठा रहा हूँ कि ये KP हाउस में क्यों ठहरे हुए हैं? इनके पास सिंध हाउस है, इनके पास पंजाब हाउस है, क्यों ठहरे हुए? इनसे पूछे, मुझे नहीं पता। अब मुझे पता, जब अदम एतमाद आजाद कश्मीर में हो रहा था, कहाँ पर ठहरे हुए थे लोग? इन्होंने PC में उन लोगों को ठहराया हुआ था। सर आपके डर से बिठाया हुआ था ना, फिर आप लोग इससे पहले कि आप लोग उठा लें तो हम अपने अगर हम चाहते, ये माजी में नहीं हुआ। देखिए अगर हम चाहते, माजी में हुआ कि नहीं? हमने कभी कोई नहीं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कहाँ लेके गई थी अपने लोगों को? मैं बताऊं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब कहाँ लेके बैठे हुए थे? मरकज में छांगा मांगा में नवाज शरीफ साहब लेके बैठे थे। वो सियासत वो खत्म हो गई, इनकी मरकज में उसका रिपीट नहीं हुआ। This is exactly what happened then. मैं बताता हूँ, ये सिंध हाउस कहाँ पर है? इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में इनकी हुकूमत, पुलिस इनकी, IB इनकी, स्पेशल ब्रांच इनकी, KP में इनकी हुकूमत, पंजाब में इनकी हुकूमत, सराउंड में सारी इनकी हुकूमत, और फिर ये कह रहे हैं इनके अपने लोग जो है आज ये हमें दर्स दे रहे हैं जमहूरियत का। आज इनका सदर जो कि अपने आप को कहता है कि मैं सदर हूँ, आज कॉन्स्टिट्यूशनली जो उनके पास जो चीज़ें जाती हैं वो साइन नहीं करते, लेकिन जब हम पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में पास करा लेते हैं उनके मुंह पे थप्पड़ होता है वो। So basically, जब ये ओथ नहीं रहे थे, इनका प्रेसिडेंट जो कि पीपल्स पार्टी में रहे हैं, पीपल्स पार्टी में रहेंगे हमेशा, वो समझते हैं पार्टी तब्दील करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने नहीं कहा कि पार्टी, ना सिर्फ पार्टी मिडवे तब्दील कर लेना, बगैर रिजाइन के करना, पार्टी के खिलाफ वोट डालना और फिर दूसरी पार्टी के साथ कोलैबोरेट करके छुपना। इन 20 लोगों ने इन 20 लोगों ने जिन्होंने डाला डिस्क्वालीफाई हुए, इलेक्शन हो रहा है ना? इलेक्शन ठीक हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, ठीक हो रहा है। क्या चीज? बिल्कुल ठीक हो रहा है। आप देखें इंशाल्लाह 18 सीटें हम जीतेंगे। ओके, वील टेक अ ब्रेक। पीपल्स पार्टी जीतेगी 18। याद ये देखें, अच्छा आप नून लीग हो चुके हैं। नहीं आप जो कहें हम जीतेंगे, इनका ख्वाब रहेगा। इनको इलेक्शन की जरूरत है, इंशाल्लाह इलेक्शन अक्टूबर 2023 में आप तैयारी करें। ओके, इनको बोलना खान को मुझे खुशी हुई देख के कि आपने नून लीग को इतना ओन कर लिया कि आपने हमारे इत्तेहादी हैं, बिल्कुल हम ओन करेंगे। 18 नून लीग जीत रही है, आप तो कोई नहीं जीत रहा उसमें। और नून जीते ऐसे हम जीते, एक ही जीतेंगे। ओके सही है, वेरी इंटरेस्टिंग। बस I'll come to you right after break. एंड वेलकम बैक। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत को एक बार फिर इत्तेहादी जमातों की नाराजगी का सामना है। पहले हमने देखा कि कुछ मेंबर्स नाराज हुए, MQM की तरफ से हमने काफ़ी नाराजगी देखी। कल असलम बुतानी साहब ने काफ़ी ज़्यादा हुकूमत से शिकायत की, फिर खालिद मगजी साहब ने वफाकी हुकूमत को ताने दिए, आज MQM के रहनुमाओं ने आड़े हाथों लिया हुकूमत को। जरा देखिए आज क्या हुआ कौमी असेंबली में। ये सीटें सर इसलिए मिलती हैं कि आदमी इज्जत बनाए, काम करे। ये सीटें पाने के बाद अगर इज्जत भी नहीं मिले तो उसके ऊपर हम थू करते हैं। मैं इनके रवैये के खिलाफ, इनके बातों के खिलाफ वॉकआउट करता हूं और ये बता के जा रहा हूं कि इनके होते हुए ना असेंबली चल सकती है ना हुकूमत चल सकती है। इस तरह के लोग हमें इस तरह के जवाब देंगे, यहाँ से हम उस तरफ बैठने में देर नहीं लगाएंगे। हमने जो अपनी कीमत अदा की है ना, जो सियासी कीमत अदा की है, आज वो भुगत रहे हम सिंध में भी। रेहान हाशमी साहब, ये आपका मुआहदा MQM और पीपल्स पार्टी का मुआहदा मेरे हाथ में है। दो हिस्से इसके, पहले हिस्से में MQM पाकिस्तान के मुतालबात लोकल गवर्नमेंट में इस्लाहात, कोटा सिस्टम, भर्ती की पॉलिसी और पुलिसिंग सिस्टम से मुतालिक थे, जबकि दूसरे में गवर्नेंस, मजमूई इस्लाहात और बड़ी अच्छी अच्छी इसमें बातें लिखी हैं। मगर यहाँ तो बात आ गई है इज्जत भी नहीं मिल रही, बिजली भी नहीं मिल रही, क्या मामला हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि MQM पाकिस्तान में PTI से जो इत्तेहाद खत्म हुआ, उसकी बुनियादी वजह यही थी कि MQM के साथ जो मुआहदा में शराइत लिखी गई थी
वो पूरी नहीं हो रही थी। और वो क्या था, वो कराची पैकेज के हवाले से था, वो अपलिफ्टिंग ऑफ कराची था, वो यूनिवर्सिटीज का कयाम था, वो एमक्यूएम के लीगल दफातर खोलने के मामला थे। और कोई एक पॉलिटिकल पार्टी बताएं कि जिसके दफातर लीगल दफातर ना खुले हो तो वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज कैसे करेंगी। और इसके अलावा बेशुमार और चीजें थी। अनफॉर्चुनेटली पिछली गवर्नमेंट ने भी कुछ चीजों में तो पेशरफ की, लेकिन उसके रिजल्ट नहीं आने शुरू हुए। ये जो इत्तेहाद हुआ, ये अभी थोड़ा जल्दी नहीं हो गया? पिछली हुकूमत याद आना शुरू हो गई आपको? कुछ तो चलाए याद आने की बात नहीं है, बात याद आने की नहीं है। हम तो चाहते थे कि पीटीआई का टेन्योर मुकम्मल हो, हम किसी भी किस्म का अनरेस्ट नहीं चाहते थे। लेकिन जब पीटीआई अपने ही आज़ादी अक्सरियत मुकम्मल ना कर सके तो फिर इसमें हमारा तो कसूर नहीं है ना। सो रेहान साहब, आप ये कह रहे हैं कि अगर मुनहरिफ अरकान के नंबर आपके सामने डिस्प्ले ना होते तो एमक्यूएम ये फैसला ना करती, जो मैंने अभी बात की है फैसल करीम कुंडी साहब। दैट माइट बी वन ऑफ द पॉइंट। लेकिन पीटीआई के अपने ही अरकान, अपनी ही तादाद, आज़ादी अक्सरियत अगर मुकम्मल ना कर सके तो इसमें एमक्यूएम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एमक्यूएम को या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसने हुकूमत फॉर्म करनी होती है। रेहान हाशमी साहब, ये बड़ी अच्छी बात आपने की है, लेकिन फैक्ट है जब तारीख लिखी जाएगी, द डे एमक्यूएम डिसाइडेड कि हम नहीं हैं, उस दिन पीटीआई की हुकूमत गई। आखिरी जो कील लगाई है वो एमक्यूएम ने लगाई है। ये तारीख का हिस्सा है, इसको आप तब्दील नहीं कर सकते। बिल्कुल, एमक्यूएम ने तारीख रकम की है, मुख्तलिफ औकात में रकम की है। एमक्यूएम से जो हो रहा है वो भी तारीख का हिस्सा बन रहा है। एमक्यूएम जैसी पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान के इस्तेहकाम की बात करती है, कई दिहाइयों से जिस आजाद को मुसीबतों को सह रही है, वो भी तारीख का हिस्सा बनेगा। एमक्यूएम से जिस तरह मावराए अदालत कारकुनान कत्ल हुए हैं, लीगल दफातर बंद हुए हैं और अर्बन सिंध के हकूक की बात करती रही है, वो भी यकीनन तारीख का हिस्सा बनेगा। ठीक है, लेकिन लगा हमें ये कि आपने जो मुआहदा किया था, और क्योंकि मैं कराची की रेजिडेंट रही हूँ तो अक्सर लोगों को लगा कि ठीक है, अगर कराची के लिए ये बनता है इत्तेहाद तो ज़रूर इसमें से कुछ भला निकलने की उम्मीद है। तो फिर क्या हुआ? देखें, दो चीजें हुई हैं इसमें। एक तो चीज ये कि हम हकूक की जद्दोजहद जिन पॉलिटिकल पार्टी से करते रहे, अर्बन सिंध के हवाले से, चाहे वो कोटा सिस्टम हो, चाहे वो रिफॉर्मेशन हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो और दीगर तमाम चीजें, वो तमाम स्टेक होल्डर्स के जिनसे हकूक की जद्दोजहद करते रहे दिहाइयों से, एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे उनसे वो चीजें रिटर्न में कंसेंसस इत्तफाक राय के साथ डेवलप होकर लिखत में आ गई, लिखत में मौजूद है। रेहान हाशमी साहब, कल कराची सड़कों पर था, उनके ऊपर तशद्दुद हुआ इत्तेहाद करने पे, एक खातून की जहां बहक होने की इत्तला आई, तो कराची को क्या मिला? देखिए, बदकिस्मती है कि इस तरह की चीजें हो तो रही हैं। कराची के ही हकूक की बात कर रहे हैं और मैं कराची की जब बात करता हूँ तो कराची में रहने वाले तमाम अक़वाम के लोगों की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो बेसिक नेसेसिटी से कराची के लोग पानी जैसी चीजों से महरूम है, जितना टैक्स रेवेन्यू देते हैं उस तनासुब से कराची वालों को मिलना चाहिए। प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के मामला हों, लोकल गवर्नमेंट के इश्यूज हों और दीगर जो अमूर है, यूनिवर्सिटीज का क़याम के मामला हैं, कोटा सिस्टम का मामला है, कराची का नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान आज बेरोजगार हुआ है, ये वो तमाम चीजें हैं जिसके हवाले से हमारी शदीद रिजर्वेशन है। और आज अगर इस हुकूमत से डिमांड कर रहे हैं तो संजीदगी का हम मुजाहरा चाहते हैं कि संजीदगी के साथ इसको वसीम नजरी के साथ, विजन के साथ आप इसको रिजॉल्व करें। अब ये रिजॉल्व करने का टाइम आ गया है। कराची के इश्यूज को रिजॉल्व करें, अर्बन सिंध के इश्यूज को रिजॉल्व करें। ठीक। सो कुंडी साहब, ये मामला आगे आना शुरू है। अभी आपने कहा कि रवादारी की बात है, सो वो तो कह रहे हैं हमसे सीधे मुंह बात भी नहीं होती। देखें, मेरे भाई ने बात की, बिल्कुल इन्होंने, इनकी कोई रिजर्वेशन है, कल पार्लियामेंट में इन्होंने कौमी असम्बली में कोई बात की, ज़रूरी नहीं कि एज ए पार्टी किसी ने इनके साथ कोई ऐसा हुआ होगा। इज़्ज़त या रवादारी की बात हो तो रिसेंटली मैं समझता हूँ कल जो हो रहा था प्रोटेस्टर्स के साथ, वो रवादारी थी? नहीं, मैं बात करूँ ना, देखिए 2-4 दिन पहले ग़ालिबन इतना ही हुआ होगा, वज़ीर आज़म साहब कराची गए, वज़ीर आला समेत इनके पास गए, इनके वफ़द से मुलाकात भी हुई, इन्होंने वहाँ पर उनको होस्ट किया और वहाँ पर बातचीत भी हुई। पॉलिटिक्स है, सियासत है, इत्तेहादी जमातें होती हैं, उसमें मसाइल भी होते हैं, कभी आप किसी चीज़ से एग्री करते हैं, किसी पॉइंट से एग्री नहीं करते हैं। 2008 में हमारी हुकूमत थी, ये MQM हमारे साथ थी, ANP भी हमारे साथ थी और बहुत ज़्यादा इनका आपस में इशू था कराची में, ANP और MQM का, लेकिन हमारे साथ इत्तेहाद में थी। हमने कोशिश की कि हम दोनों को इकट्ठा करें, उनको चलाएं, साथ चलाएं, कराची की तरक्की, सिंध की तरक्की और पाकिस्तान की तरक्की के लिए। अभी भी इंशाअल्लाह ताला जो हमारे इत्तेहादी हैं जिन्होंने कल रिजर्वेशन शो की, उनके साथ डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर साहब, हुकूमत के डेलीगेशन,
हमसे जो कुछ होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हम मिलेंगे, इनकी रिजर्वेशन दूर करेंगे। जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के माहदे की बात है, बिल्कुल हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, हम उसको ऑनर करेंगे। हमारे जो भी MQM एक कराची में एक हकीकत है, ठीक है, सिंध में भी एक हकीकत है, पूरे सूबे की हकीकत है, और हमने जो इनके साथ एग्रीमेंट किया, इसके ऊपर सीरियसली नोटिस लिया जाएगा। देखें लीडरशिप बैठी है इस पे, ये नहीं है कि कोई मैंने या मेरे भाई ने जो इसके ऊपर साइन किया, लीडरशिप बैठी है, हमने इस पर बातचीत की है और हमने मिलजुल कर जो है कराची और सिंध की तरक्की करनी है। ठीक, ये तो एक हिस्सा है, लेकिन लोड शेडिंग ओवरऑल पूरे मुल्क में है, उसका इम्पैक्ट आ रहा है। राना साहब, ये भी खबरें आ जाएं कि जहाँ पे होने हैं बाय इलेक्शन वहाँ पर शायद नहीं है लोड शेडिंग, लेकिन ओवरऑल लोड शेडिंग अब एक मसला है। इसके हवाले से क्या कर सकते हैं आप? लोगों को अंदाजा है कि इसका डैमेज किस हद तक हो सकता है? बिल्कुल, ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि आज जो सूरत हाल है और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस जिस मुल्क जो ये मुल्क गुजर रहा है जिससे, और जिसको अब हमने किसी हद तक हल कर दिया है, ये हकीकत आज की है कि बदतरीन लोड शेडिंग है। और उसकी मेजर वजह हमने एक्सप्लेन भी की है कि जो LNG जो $7-8 फी MMBTU पे थी, आज $40 के करीब या $42 MMBTU पे जा चुकी है। तो उस इतने महंगे ईंधन को ख़रीद के बिजली बनाना LNG से और फिर उस पर सब्सिडी देना ये मुमकिन नहीं है, लेकिन हुकूमत इस चैलेंज को जो है वो लिए हुए है और इसके अंदर जो मुमकिन तौर पे अगर हम सस्ता कोयला प्रोक्योर करके, तो कह रहे हैं कि मजीद होगी लोड शेडिंग जुलाई में। बिल्कुल, ये देखें, हमारे पास जब हम हुकूमत छोड़ के गए थे तो ज़ीरो लोड शेडिंग थी, और जब हमें ये हुकूमत मिली तो ख़जाना भी खाली था, डॉलर्स का भी क्राइसिस था, और एक ओवरऑल जो देखें जो हकीकत है वो इंटरनेशनली ये अभी इसको सोच लें जरा, क्योंकि मैं आपको दिखाती हूँ आज जो प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है, पहले जरा वो देखिए। कुछ दिनों के लिए जुलाई में बड़े मुश्किलात बहुत हैं। अब जुलाई में चूंकि हमें गैस के जहाज टेंडर्स किए, जहाज नहीं मिले क्योंकि वो सारे के सारे गैस यूरोप ने खरीदी। हमारी प्लानिंग कोशिश जारी है कि लोड शेडिंग हम कम से कम रखें। सो प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की, खुलकर की, लेकिन खुर्रम दस्तगीर खान साहब, अगेन सीनियर मेंबर ऑफ PMLN, उन्होंने क्या कहा? वज़ीर-ए-आज़म ने कुछ दिन पहले ये कहा था कि 1 मई से मामलात को हम कंट्रोल में लाएंगे। तो हमें ये बहुत उम्मीद है कि कुछ हमें RLNG हुकूमत की जानिब से परसों यानी 1 तारीख से मिलना शुरू होगी, उससे हालात बेहतर होंगे। कुछ हम फर्नेल एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2 तारीख से वो अवेलेबल होना शुरू हो जाएगा, और फिर या उससे आगे जो चंद दिन हैं उनमें मज़ीद हमें गैस की एलोकेशन गवर्नमेंट से मुतवक्को है। तो इस लोड शेडिंग में अगले 10 दिन में बहुत हद तक हमें ये तवक्को है कि कमी आ जाएगी। राना साहब, कमी आ जाएगी, लोड शेडिंग बढ़ जाएगी, इस तरह के मतज़ादात बयान आएंगे तो फिर लोगों का कॉन्फिडेंस कैसे ठीक होगा? देखिए, मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर ने हकीकत बताई कि LNG के ऊपर मैं भी यही बात कर रहा था कि जो एक प्राइस डिस्पैरिटी आ चुकी है इंटरनेशनली और दुनिया भर के अंदर एक एनर्जी का क्राइसिस चल रहा है, चाहे वो LNG की शॉर्टेज हो या फॉसिल फ्यूल्स का जो है एकदम से एक एक्सट्रीम लेवल के ऊपर प्राइस इंक्रीजेज हों, या कोयले की जो दुनिया भर में एक कह लें डबल से दुगने से भी ज़्यादा जो है वो प्राइस इंक्रीज़ होना। और फिर देखें हुकूमत को जो एक रेस लगी हुई है LNG प्रोक्योरमेंट की, जिसमें यूरोप जो है जाहिर सी बात है जब रूस से उन्होंने लेना बंद किए या वहाँ से जो शॉर्टफॉल आया है तो वो इन ममालिक से जो आपके मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ से पूरा कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी कहा कि हम इस सिनारियो के अंदर ये एक हकीकत है जो दुनिया के अंदर हो रहा है और जिसको हमें भी फेस करना पड़ेगा। इस सिनारियो के अंदर आपने खुद ही इक्वेशन बोल दिया, वेरी रेलेवेंट, बट यही तो PTI का नैरेटिव है कि उनके पास ऑल्टरनेट भी था, वो बातचीत भी कर रहे थे। भारत से कंपैरिजन करें, भारत आज हम खबर पढ़ रहे थे कि शायद सबसे ज्यादा वो ले रहे हैं इस वक्त रशिया से। सो ये जो इक्वेशन है, जबकि ऑल्टरनेट मौजूद है दुनिया में, हम मुश्किल में फंसे हुए हैं।
नहीं, देखें, पहली बात तो ये भी एक्सपोज हो गया कि रशिया के साथ इनका कोई मुआहदा नहीं था। यहाँ तक कि रशियन एम्बेसडर ने भी कह दिया इनकी बातचीत करने का इरादा था जो इन्होंने शुरू की थी, लेकिन वो कहीं नहीं पहुंची थी। हमने उस बातचीत को कंटिन्यू करने की भी कोशिश कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि अगर वहाँ से कोई लाइन हमारी बन सकती है तो वो हम ज़रूर बनाएं। जहाँ तक भारत की बात आती है, वो आज नहीं रशिया से ले रहा, वो पिछले दिहाइयों से जो है वो रशिया के साथ वो तेल भी खरीद रहा है, उनसे क्रूड ऑयल भी ले रहा है, और इसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं। हम इस सिनारियो को तब्दील करने के लिए जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, जहां से चाहे वो सस्ता कोयला है या हम बात कर रहे हैं सियासी नैरेटिव की। मुझे ब्रेक पे जाना है क्योंकि ये जो मुश्किलात हैं जब हुकूमत में होते हैं तो आपको ज्यादा बेहतर तौर पे समझ आती हैं, लेकिन जब आप अपोजिशन में होते हैं तो फिर आप उसके ऊपर सियासत करते हैं। जैसे हमने देखा माजी में PMLN ने की, अब PTI ये क्लेम करी है कि हमारे ज़माने में न लोड शेडिंग थी और अब ये है कि लोड शेडिंग भी है और जो लोड शेडिंग करे हैं उन पर तशद्दुद भी है। विल शो यू इमरान खान साहब का ये स्टेटमेंट है राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। जिस स्टेटमेंट का हम जिक्र कर रहे थे इमरान खान साहब की, लेट्स वॉच इट। कौम अगर आपको ये बाहर निकल रही है आज और मुजाहरे कर रही है तो आपको बजाय ये डंडा का इस्तेमाल करने का और ये जो आप उनके ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं, हुकूमत अगर डंडे बरसाएगी और टेयर गैस करेगी, जमहूरियत ऐसे नहीं चलती। हमारे दौर में 3.5 साल में क्यों नहीं ऐसी लोड शेडिंग थी? तो क्या हुआ कि एकदम लोड शेडिंग भी शुरू हो गई है? वो कौन सी क़यामत आ गई कि 2 महीने में सारा कुछ ही नीचे चला गया? उस्मान बसर साहब, ये तासुर बहरहाल मौजूद है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है, लेकिन तासुर यही है कि अगर आप लोगों की हुकूमत होती तब भी यही मसाइल होते, इसी तरीके से लोड शेडिंग हो रही होती। अच्छा फरिया, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपको याद आ गया कि मैं भी प्रोग्राम का हिस्सा हूँ। देखिए 55 मिनट के प्रोग्राम के अंदर 1 मिनट 50 सेकंड मैं बोला हूँ और बाकी तमाम हुकूमती जो एक बानमती का कुनबा है वो बोला है। तो मेरे ख्याल में ये अपने अंदर एक थोड़ी सी इसको अमेंड करने की जरूरत है। अब देखिए, अब 1 मिनट के अंदर मैं क्या इसका रिस्पॉन्ड करूंगा जब 55 मिनट वो बोलते रहे। ऑन अ लाइटर नोट, आप मुझे भी बानमती का कुनबा कह रहे हैं क्योंकि मैं भी बोली हूं। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हुकूमती बानमती का कुनबा। वी अपोलोजाइज, लेकिन वो इट्स ऑल टेक्निकल, लेकिन ठीक है, आपकी शिकायत सर आंखों पे। आप अब बताइए। अच्छा, अब मैं सिंपल सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, पहले अपने इन भाइयों को रिस्पॉन्ड कर लूं। वैसे तो इनको किसी किस्म की इस पे कोई खिफत तो होनी नहीं है, ना इनको शर्म आनी है। सबसे अच्छी बात तो मेरे भाई ने की, कुंडी साहब ने, कहते हैं इनमें बड़ी रवादारी है। मतलब हमारी आप जहानत को गाली दे रहे हैं, ये कह के आप में रवादारी है। आपने नवाज शरीफ को कहा कि वो भारत के साथ मिलके, ये कोई पॉलिटिकल एलिगेशन नहीं था, आपने कहा नवाज शरीफ भारत के साथ मिलके ग्रेटर पंजाब बना रहा है। आसिफ जरदारी साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि बेनजीर के पीले कपड़ों को एक गंदी गाली से तशबीह दी। आप एक दूसरे की कैरेक्टर असैसिनेशन करते रहे, गाली देते रहे। हमें मालूम है कि एक नफरत की इस रोड पे भागते हुए आपको किसने न्यूट्रल कर दिया है। हमें मालूम है कि आप क्यों न्यूट्रल हुए हैं, और अभी तो वजाहत हुसैन की बात के बाद हमें मालूम पड़ गया है। आप सही कह रहे हैं कि साजिश आपके घर में बैठ के हो रही थी, लेकिन साजिश डॉलर वाले कर रहे थे। अभी किसको एड्रेस करें? सॉरी, मुझसे मिस हो गया। न्यूट्रल का जिक्र है, आप किधर चले? मैंने कहा कि नफरत की रेस में दौड़ती हुई ये पार्टियां जो एक दूसरे के ऊपर हेलीकॉप्टर से गंदे पंफलेट फेंकवा रही थी, एक दूसरे को गद्दार कह रही थी, वो कह रहे थे ये सिंधु देश बनाने वाले हैं, ये कहते थे ये ग्रेटर पंजाब बनाने वाले हैं। इस नफरत की भागती हुई गाड़ी को किसने न्यूट्रल किया है? पाकिस्तान की सारी कौम जानती है। जाने तो जाने, गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। और वजाहत हुसैन साहब की ओके, ये एलिगेशन है बसर साहब, लेट मी रिमाइंड यू, दिस इज अ ह्यूज एलिगेशन ऑन नेशनल एलिगेशन। किसको कह रहे हैं? तो फिर नाम ले दें आप, किसको कह रहे हैं, क्योंकि लोग कुछ भी सोच सकते हैं। मैं नाम लेने लगा हूं ना, मैं नाम लेने लगा हूं। अभी हमें मालूम पड़ा है, जब हमें खुरम दस्तगीर की हमने बात सुनी कि इस साजिश के अंदर एक ट्रायंगल बनी हुई थी, एक एक्सटेंशन का उन्होंने कहा कि बड़ी एक एक्सटेंशन नहीं, सॉरी, उन्होंने कहा कि एक नॉमिनेशन होनी थी बड़ी नवंबर के अंदर, उसका मसला था। हमारे केसेस का मसला था कि हम कन्विक्ट हो रहे थे, और तीसरा साइफर ने बता दिया कि उनको एब्सोल्युटली नॉट से मसला था। फिर उसके बाद चौधरी वजाहत हुसैन ने बताया कि जरदारी साहब डॉलर वालों के डॉलर लेके पाकिस्तान के अंदर जमीर खरीद रहे थे। तो ये सारी चीजें एलिगेशन नहीं है,
वो लोग मौजूद हैं यहाँ पे जिन्होंने ये बात की है। तो हमें मालूम है कि आपको न्यूट्रल किसने किया है, आप कैसे न्यूट्रल हो गए हैं। किसने किया है? किसने किया? जी अमेरिकन ने किया है इनको न्यूट्रल, डॉलर्स ने किया इनको न्यूट्रल, और किसने किया है? आप इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है। तो मैं आपके सामने ये कह रहा हूं कि इनको हम जानते हैं, बेनजीर की गंदी तस्वीरें किसने बनवा के फिकवाई हमें मालूम है। कौन पंजाब, ग्रेटर पंजाब की साजिश में नवाज शरीफ को कह रहा था हमें मालूम है। कौन एक दूसरे को मोदी का यार कह रहा था, हमें इसका नाम रवादारी आपने रखा हुआ था सियासत के अंदर। हमें सब मालूम है कि आप जो सिंध हाउस के अंदर आपको कौन बिठा रहा था, हमें उस सारे उन हाथों का मालूम है। ये बात ठीक, ये आपका एक मौका है, लेकिन बसरा साहब की जुर्रत कर लें, दिल पे जो है हाथ रख के नाम ले लें, जुर्रत कर लेना, गैरत का नाम ले लेना। भाई आप सुन तो लें, अमेरिका तो पूरा मुल्क है, किसी का नाम ले लें। मैंने आपको सुना कुंडी साहब, आप मुझे सुनिए, हिम्मत रखिए। मैं तो खुले लफ्जों कह रहा हूं कि अमेरिका के एक तीसरे दर्जे के सेक्रेटरी डोनाल्ड लू ने डॉलर की मदद से जरदारी साहब, फजल रहमान और नवाज शरीफ का जमीन खरीदा। और हमें वजाहत हुसैन साहब ने बताया कि जरदारी साहब बैठ के डॉलर बांट के आगे लोगों के जमीन खरीदते रहे। और मैं कैसे खुल के बताऊं आपको? अच्छा, मतलब मस्जिद में ऐलान करूं? लेकिन रेहान साहब अभी यहाँ पर मौजूद है, वो आपके एलाए थे। अब